इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर पहला बाबू कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी या लार ग्रंथि? तो इस प्रश्न का आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। जो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है ये अग्र मस्तिष्क में होती है, अग्र मस्तिष्क में होती है। और अग्र मस्तिष्क में एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है स्फेनॉइड। कौन सी हड्डी? स्फेनॉइड नामक हड्डी होती है और उस हड्डी में एक छोटा सा गड्ढा होता है और उस गड्ढे का नाम होता है सेल टर्सिका। तो सेल टर्सिका नामक गड्ढे में ग्रंथि स्थित होती है। इसका वजन 0.6 ग्राम मटर के दाने के समान होती है और इसी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि इस वजह से कहते हैं कि इस ग्रंथि से तमाम प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलता है। ठीक, इस वजह से इसको पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक, लीवर की बात करें, लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी पूछी जाए तो इसको याद रखना। हम तो ऐसे याद रखते हैं कि छोटे पिया बड़े लबरे हैं। तो छोटे पिया से मतलब हुआ कि पीयूष ग्रंथि और बड़े लबरे हैं से मतलब हुआ बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। थायराइड ग्रंथि के बारे में पूछा जाए तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावित अगर ग्रंथि पूछी जाए, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावित, तो बाबू तुम बता देना कौन सी? थायराइड ग्रंथि है। इतना हो गया क्वेश्चन में। ठीक, अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? ऑप्शन है अमेरिका एवं पनामा, कनाडा एवं अमेरिका, दक्षिण कोरिया एवं उत्तर कोरिया या चीन एवं कोरिया। तो 49वीं समानांतर जो रेखा है वो अमेरिका और कनाडा के बीच में है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। और इस रेखा को शांत रेखा भी कहते हैं, शांति की रेखा भी कहते हैं। इस वजह से कहते हैं यहाँ युद्ध तो होता नहीं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38वीं समानांतर रेखा है। कौन सी? 38वीं समानांतर रेखा है। क्लियर? तो 49वीं हो गई अमेरिका और कनाडा के बीच में और 38वीं है दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में। ये लड़ते ही रहते हैं हमेशा। क्वेश्चन नंबर 3 कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अब तो कांग्रेस की हालत खराब है, पहले बहुत बेलू थी। जो क्वेश्चन तक आ रहे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या राजेंद्र प्रसाद? तो भैया इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और ये अधिवेशन मेरठ में हुआ था। ठीक, कौन अध्यक्ष था? जेबी कृपलानी थे और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। महात्मा गांधी 1924 में कर्नाटक का जो बेलगांव अधिवेशन था, कर्नाटक का बेलगांव, उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। मक्खी बहुत परेशान करें। ठीक, अगले पे आ जाओ। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी या हुमायूं? तो अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता है, भारत का तोता या तूतिए हिंद। ठीक, और इन्होंने ही तबला का आविष्कार किया था। ये ध्यान रखना, तबला का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था और साथ में सितार का भी आविष्कार किया था। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। इनका जन्म जो हुआ था वो एटा में हुआ था। एटा में एक जगह पड़ती है पटियाली। कहाँ? पटियाली में हुआ था। क्लियर है भैया? भारत का तोता कहा जाता है, तबला एवं सितार का आविष्कार किया था, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, जन्म एटा के पटियाली में। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, दामोदर या कोसी? तो ये भैया आपकी गोदावरी महानदी पर है। और महानदी पर किस राज्य में है? उड़ीसा में है। ये ध्यान रखना, हीराकुंड परियोजना महानदी पर है और महानदी ये कहाँ पड़ता है? परियोजना उड़ीसा राज्य में पड़ता है। याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? मंगल और बृहस्पति हैं, कि बुध और शुक्र हैं, कि शुक्र और शनि हैं, कि मंगल और शुक्र हैं?
अब आप बताइए, पृथ्वी के इधर और उधर तो मंगल और शुक्र हैं, ध्यान रखना, मंगल और शुक्र हैं, और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, ठीक। और इसको हम लोग प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं, प्रेशर कुकर ग्रह। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है भैया, सबसे गर्म ग्रह भी है। सबसे गर्म ग्रह यहाँ पर इस वजह से है कि क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बादल पाए जाते हैं, और जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक मात्रा में होगी तो ऑटोमेटिक वहाँ का तापमान अधिक होगा। इसी वजह से इसको प्रेशर कुकर ग्रह कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और इसके बगल में कौन सा है? मंगल है, ध्यान रखना भैया, मंगल। और मंगल के बारे में याद रखना, मंगल के दो उपग्रह बहुत पूछे जाते हैं, एक तो है फोबोस, फोबोस, और एक है डीमोस। ये दो उपग्रह किसके हैं? मंगल के हैं, ठीक भाई, याद रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 7 पर कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? या ये भी कह सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? तो सीधा सा आंसर होगा बिहार, ठीक भैया। अगर पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व पूछा जाए, पूरे भारत का, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जनसंख्या घनत्व होता क्या है? एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो जनसंख्या होती है उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या अगर पूछी जाती तो आप बता देते कि उत्तर प्रदेश में है। यहां तो हम दो, हमारे गिन लो। क्वेश्चन नंबर 8, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ये अच्छा प्रश्न है। तो कौन सा ऐसा संविधान संशोधन हुआ था? तो देखिए भैया, पहला 61वां, फिर लिखा 59वां, 69वां और 65वां। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, और इस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। एक बात और याद रखना, अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार प्रणाली है अपने यहाँ, वयस्क मताधिकार प्रणाली चलती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वयस्क मताधिकार प्रणाली किस अनुच्छेद में है, तो 326 में, और ये उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कब कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में कर दी गई। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट याद रखना कि सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार किसने दिया था? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने दिया था। किसने दिया था? ऑस्ट्रेलिया देश ने। और भारत में किस संविधान के द्वारा, संशोधन द्वारा, या किस एक्ट के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? तो 1919 में एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, और इस सुधार के तहत ही पहली बार मेरी बहनों को वोट देने का अधिकार मिला। क्वेश्चन नंबर 9, चौरी चौरा की घटना कब की गई थी? 1922, 1942 या 1932 या 1920? तो पूरी घटना सुन लीजिए कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में एक चौकी पड़ती है, एक थाना था जिसका नाम था चौरी चौरा। तो यहाँ पर भारत में उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, महात्मा गांधी ने चलाया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, और भीड़ उग्र थी बहुत ज़्यादा। तो भीड़ जब निकली तो उसने अंग्रेज सिपाहियों को देखा, तो इनको ऊपर डार, पेट्रोल, मट्टी का तेल, इनको तंदूर में डाल दिया। 22 से 23 सिपाही मार डाले। यही घटना चौरी चौरा कांड कहलाता है। और इसी घटना के बाद से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन डर की वजह से बंद कर दिया। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर आ जाओ। सदाबहार वन पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में, कनाडा में या फ्रांस में? बताइए भैया। तो यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं ब्राज़ील में, आपको मालूम होगा, ठीक भाई। एक बात और सुन लीजिए, ब्राज़ील की खास बात ये है, कहाँ गया मार्कर, एक सेकेंड,
कि ब्राज़ील में आपको मालूम होगा कि यहाँ पर कॉफ़ी के बाग हैं, कॉफ़ी के बाग, और जो कॉफ़ी के बाग हैं उनको फजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील में ही आपको मालूम होगा अमेजन वर्षा वन पाए जाते हैं, अमेजन वर्षा वन पाए जाते हैं, और इन वनों को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े भी कहते हैं, पृथ्वी ग्रह के फेफड़े भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बहुत बढ़िया मात्रा में ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, ध्यान रखना। और विश्व में सर्वाधिक अगर तुमसे जैव विविधता पूछी जाए तो ब्राज़ील के अमेजन वर्षा वन में ही पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता ब्राज़ील में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सैंटियागो राजधानी किसकी है? फिजी की, इथोपिया, आर्मेनिया या चिली? तो सैंटियागो जो राजधानी है वो चिली की है। किसकी है? चिली की है। और चिली जो देश है वो तांबा के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए? तांबा के लिए। और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अगर आपसे पूछा जाए तो उसका नाम है अटाकामा। और अटाकामा मरुस्थल भी कहाँ पाया जाता है? चिली में पाया जाता है। ठीक। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका या दक्षिण अफ्रीका? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसी वजह से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना, सिडनी, जिनेवा या वाशिंगटन? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय मेरे बाबू वियना में है। और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया है, मैंने लिखा है ऑस्ट्रिया, ध्यान रखना। अगला, क्वेश्चन नंबर 14 कि कछुआ प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर हैं? तो लखनऊ बनारस में है, कि प्रयागराज आगरा, कि बदायूं चंदौली, कि मिर्ज़ापुर और बलिया? तो कछुआ प्रजनन केंद्र अपने यहाँ लखनऊ और बनारस में है। कहाँ पर है भैया? लखनऊ और बनारस में है। और पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र पूछा जाए, गिद्ध संरक्षण केंद्र, तो महाराजगंज में है। कहाँ पर है? महाराजगंज में। पहला मयूर संरक्षण केंद्र पूछा जाए, मयूर संरक्षण केंद्र, तो मथुरा में है। कहाँ पर है? मथुरा में। क्लियर? याद रहेगा? अगला आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 कि हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, कानपुर, टूंडला या रेनकूट? कहाँ गया मार्कर? इधर आ जा। तो इसको जो हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन है इसको मोहब्बत में हिंडाल्को भी कहा जाता है, हिंडाल्को। ठीक, हिंडाल्को। और ये आपके रेनकूट में स्थित है। रेनकूट पड़ता है सोनभद्र में। और इसकी स्थापना हमने यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के सहयोग से की थी। याद रखना, हिंडाल्को प्लांट पूछा जाए या हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन पूछा जाए तो रेनकूट सोनभद्र अमेरिका बता देना, सहयोग से बना था। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या ए और बी दोनों? तो अपना जो परमाणु का नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं P+N, और इसके बाहर जो कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कक्षा 9 में पढ़ा भी होगा। समझ में आया भैया? प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 में गुणे 10 की पावर -19 कूलाम का ऋणावेश होता है, और इतना ही धन आवेश पॉजिटिव आवेश प्रोटॉन पर होता है। न्यूट्रॉन जो होता है आवेश रहित कण होता है। ठीक है भाई? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है। सही है।
सिखों की पवित्र पुस्तक कौन सी है? ठीक, कुरान। कुरान तो आप जानते हैं मुस्लिम संप्रदाय की है। जैन अवेस्ता है नहीं, पाराशर संहिता है नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब है। और गुरु ग्रंथ साहिब को पहले आदि ग्रंथ भी कहते थे, आदि ग्रंथ। और इसका संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक, अगला, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? आपको मालूम होना चाहिए, ये तो अच्छा प्रश्न है। बैक्टीरिया को मारना, ये तो गलत बात है। बीमारी के विरुद्ध लड़ना, कोई मतलब नहीं बनता। समान रक्त घनत्व बनाए रखना, कोई मतलब नहीं। ऑक्सीजन का संवहन करना, यही सही बात है। आप पूरी बात सुन लीजिए। अपने शरीर में आरबीसी होती हैं जिनको रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, और इनका जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। तो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, इनका रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में हेमेटिन प्रोटीन पाया जाता है। हेमेटिन प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक भी कहा जाता है। श्वसन वर्णक इस वजह से कहते हैं श्वसन वर्णक, क्योंकि ये ऑक्सीजन के संवहन में, ऑक्सीजन के आदान प्रदान में आरबीसी की मदद करता है। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि में हुआ था, यानी किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन? तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। और कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 में मुंबई में एक विद्यालय पड़ता है जिसका नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना मिस्टर ए ओ ह्यूम ने की थी। राइटिंग समझ लेना, गड़बड़ हो सकता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी भी कह सकते हैं। अब पूरी बात सुन लो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके दिमाग की उपज थी, किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड डफरिन। स्थापना कब होती है? 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और स्थापना किसने की थी? मिस्टर A.O. ह्यूम ने की थी। और पहला अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, 1943 में आज़ाद हिंद सरकार अस्तित्व में आई। जापान में आई, तत्कालीन बर्मा, यानी जिसे पहले बर्मा कह दें, म्यांमार कह दें, एक ही बात, सिंगापुर में आई, या तत्कालीन मलाया में आई? तो सीधी सी बात है, ये अस्तित्व में कब आई थी? सिंगापुर में आई थी। सबको मालूम होना चाहिए। और सिंगापुर में ही आज़ाद हिंद फौज के लिए एक अस्थाई सरकार का गठन किया गया था। अस्थाई सरकार बनाई गई थी, ठीक, भारत ने अपनी। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21, प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये तो सबको मालूम होगा, 8 सितंबर को होता है, तो इसको कोई मतलब नहीं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को है। और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस है और विश्व स्तनपान दिवस है। तो 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस होता है, इसको भी हटा दो। अब बच्चा 1 अगस्त, तो विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता 8 सितंबर, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त और विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस 30 जुलाई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? भारत की समेकित निधि या संचित निधि कहें, राज्य की समेकित निधि से, भारत की आकस्मिक निधि से, या राज्य की आकस्मिक निधि से? तो भैया जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन राज्य की समेकित निधि या राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको वेतन भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। इतना याद रखना, राज्य का है तो राज्य देगा। अगला, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था?
जब संविधान सभा का चुनाव हो रहा था तो भीमराव अम्बेडकर पहली बार कहाँ से चुनकर आए थे? तो सबको मालूम होगा, भीमराव अम्बेडकर पहले पश्चिम बंगाल से चुनकर आए थे और बाद में आज़ादी के बाद ये मुंबई प्रेसिडेंसी से चुनकर आए थे। भीमराव अम्बेडकर आपको मालूम हुआ होगा जो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति थी, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। क्वेश्चन देते हैं विराम। वीडियो को करिएगा शेयर। जय हिंद।